Okay, Assalamu alaikum to all the participants. Thank you for joining our workshop. This is our workshop about Diploma Software Engineering and Diploma Information Technology. You can interact with the trainer. You can take full workshop first. Afterwards, you can ask any query. Feel free to ask any question, or if you have any query in the end by the trainer. This is our trainer, Sir Zishan Ahmed, who will be conducting your workshop of today. Thank you. Sir, you can proceed now. ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हम फिजरा ने मुझसे बताया कि आज हमारी जो वर्कशॉप है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और मेरा नाम जीशान अहमद है और मेरा एक्सपीरियंस कोई इस फील्ड में 8 ईयर है। जो करंटली मेरी पोजीशन है एज अ एनालिटिक प्रोग्रामिंग मैनेजर के तौर पे भी काम करता हूँ और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरी असल फील्ड है इस वक्त। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से काम है। स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर से ही हुआ है, मतलब अगर कोई भी अब जो भी फील्ड में लेटेस्ट फील्ड में है तो उस डेवलपर का कहीं ना कहीं से ताल्लुक सॉफ्टवेयर से ज़रूर रहा है। तो एक्सपीरियंस जैसे मैंने कहा कि 8 ईयर है इसमें, और रिसेंटली एक यूके बेस्ड कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ। और वर्क एट होम होता है ज़्यादातर, कुछ टाइम पे हमें कुछ जगहों पे जाके काम करना पड़ता है। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट। वेबसाइट से स्टार्ट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये इस वक्त पॉपुलर ऑप्शन है या पॉपुलर कैटेगरी है, या हम कहेंगे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है अपने बिजनेस को, अपने वर्क को प्रमोट करने के लिए। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि कोई ना कोई डेवलपर कभी ना कभी सॉफ्टवेयर पे काम ज़रूर किया गया है। तो जब वेबसाइट नहीं होती थी तो कंपनी ज़्यादातर जो उनका फोकस होता था वो अपने सॉफ्टवेयर्स पे होता था, यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे होता था। तो जब हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात करें, जिसमें हम बीच बीच में थोड़ा सा डेस्कटॉप पे भी आते रहेंगे, जब हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वो सिस्टम बेस और विंडोज़ बेस होता था। मतलब ये कि एक तो उसकी लैंग्वेजेस बिल्कुल डिफरेंट थी, उसके प्लेटफॉर्म बिल्कुल डिफरेंट थे, और कुछ सॉफ्टवेयर विंडोज़ बेस होते थे, कुछ सॉफ्टवेयर लिनक्स बेस होते थे। और उसमें होता ये था कि आपको सपोर्ट ज़्यादा देनी पड़ती थी। अब भी आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन में सपोर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे आप अक्सर अपनी विंडोज़ को देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट अपडेट देता रहता है। वो अपडेट इसी वजह से आती है कि आपको सपोर्ट मिलती रहे। तो माइक्रोसॉफ्ट अपने इंजीनियर तो हर जगह नहीं भेजेगा, तो वो क्या करता है, वो आपको अपडेट देता है और आपसे आपकी विंडोज़ में अगर अपडेट्स ऑन है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, जिससे आपकी एप्लीकेशंस और आपकी विंडोज़ बेहतर हो जाती है। जो उसमें बग्स वगैरह आने लगते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से कंपनीज में भी होता था कि आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी पड़ती थी। पता ये चलता था कि भाई विंडोज़ 8 के लिए बनी थी, अब विंडोज़ 10 आ गई तो उसकी अपडेट उसको सपोर्ट करना है। अगर कभी करप्ट हो जाए तो फिर उस जाके सेटिंग करनी है, फिर चेंजेस करनी है, तो काम ज़्यादा होता था उसमें। अब थोड़ा सा ये काम कम है, अब ज़्यादातर लोगों का फोकस वेबसाइट पे आ गया है। तो मतलब ये भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर है, पर दोनों में फ़र्क ये है, जिस तरह मैंने कहा, एक विंडोज़ बेस है और एक वेब बेस है। तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनके सॉफ्टवेयर जो है वो ऑनलाइन है। जैसे आपने ओडो का नाम सुना होगा, सीआरएम है। जैसे आपने जूहू का नाम सुना होगा। ऐसे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सपोर्ट देते हैं कंपनीज को। तो इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट, अगर हम कहते हैं कि वेबसाइट होती क्या है, सबसे पहले तो वेबसाइट के हवाले से हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी होती है, बहुत सारी चीज़ें हम खुद भी कर रहे होते हैं। तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। अब अगर हम कहें कि हमारे पास वेबसाइट बनाने का एक मकसद तो ये है कि हमें प्रोडक्ट सेल करनी है, पर ये तो एक कैटेगरी में है। पर अगर हम कहेंगे हमें सर्विसेज देनी है या कोई पोर्टफोलियो लगाना है, तो वेबसाइट की मुख्तलिफ फील्ड्स
को समराइज करते हुए इसका एक ऑप्शन आता है कि वेबसाइट जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। और जब हम इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई की वेबसाइट की बात करते हैं तो उस पे जाहिर बात है कि आपकी प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन आ गई, उसकी सर्विसेज की भी आ गई, उस प्लेस की भी आ गई, उस पोर्टफोलियो की भी आ गई, हर चीज़ की हो सकती है। और अगर एक बुक बेस्ड डेफिनेशंस की बात करें तो वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, जिसमें एक से ज़्यादा पेजेस हों जो एक दूसरे से लिंक हो, वो वेबसाइट्स कहलाती हैं। ये कहलाती है, जिस तरह हम ये कहते हैं एक बुक उस वक्त बनती है जब उसमें बहुत सारे पेजेस एक दूसरे से बाइंड कर दिए जाए, तो वो बुक बनती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब हम होम को अबाउट से, अबाउट को सर्विसेज से, सर्विसेज को ब्लॉग, ब्लॉग से कॉन्टैक्ट पे हम एक दूसरे पेजेस को लिंक कर देते हैं तो वो वेबसाइट बन जाती है। अब उस वेबसाइट पे हम रखते क्या क्या है, इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, उस पर टेक्स्ट होता है, उस पर मैप्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि उसके डिजिटल एसेट्स कहलाते हैं। यही चीज़ें सॉफ्टवेयर पे भी होती हैं। एक सॉफ्टवेयर पे भी अगर आप देखें तो उस पर भी कंटेंट के साथ उसकी इमेजेस भी हो सकती हैं, उस पर टेक्स्ट भी हो सकता है, उस पर वीडियोस भी चल रह सकती हैं, तो वो भी डिजिटल एसेट्स ही कहलाते हैं। अ, अगर हम कहेंगे हमें एक वेबसाइट को रन करने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम यूआरएल कहते हैं, ये वेबसाइट को चलने के लिए ज़रूरी है। पर अगर हम कहेंगे हमारे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए क्या ज़रूरी है, एक सिस्टम की ज़रूरत है। जैसे मैं बाजार से एम एस ऑफिस लेके आता हूँ सीडी में या यूएसबी में, मैं उसे सेटअप रन करता हूँ तो वो मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है। जबकि वेबसाइट में मुझे सिर्फ उसका यूआरएल ब्राउजर पे देना होता है, जैसे हम डोमेन नेम कहते हैं, जैसे google.com, facebook.com, daraz.pk, amazon, ये मुख्तलिफ हैं। पर ये डोमेन है, आगे हम डोमेन को और डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो बैकएंड पे है वो आईपी एड्रेस चल रहा होता है किसी भी यूआरएल पे, जैसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। जिस तरह हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, एक खास एज ग्रुप में जाने के बाद लोगों को कहती है कि आप अपना एनआईसी बनवा लें ताकि आपके पास एक अपनी आइडेंटिटी नंबर हो। बिल्कुल उसी तरीके से आपको वेबसाइट पे भी आईपी एड्रेस ही चल रहे होते हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ गूगल लिखते हैं, याहू लिखते हैं, बिंग लिखते हैं, अमेजोन लिखते हैं, फेसबुक लिखते हैं, पर इसके पीछे एक इनकी लंबी चौड़ी आईपी होती है, लाइक 192.168.100.201, कुछ इस तरीके की आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं बेसिकली, तो इस पे काम करना है। उसके बाद वेब पेज। तो अगर हम वेब पेज की बात करें तो ये सिंगल पेज होता है, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे पेजेस को मिला के हम वेबसाइट बनाते हैं, तो पहले पेज बनेगा। और पेज हम बनाते हैं HTML पे, जिसे हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनता है, जिसमें वो C# भी हो सकती है, VB.NET भी हो सकती है। इसके अलावा जो जो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो हो सकती हैं। जिस पे हम क्या रखते हैं, ऑडियो, वीडियो, डाउनलोडेबल फाइल, ये सारी होती हैं। 3W नॉर्मली लोग इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब ही कहते हैं, और ठीक है, एब्रीविएशन भी वही है कि आप इससे ज़्यादातर लोग सही इसको जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब है 3W। पर ये W3 ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि वेबसाइट के स्टैंडर्ड्स, उनके रूल्स, उनका कोड मेंटेन करते हैं ये लोग। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर मेरी वेबसाइट इनके स्टैंडर्ड पे नहीं है तो ये मेरी वेबसाइट को ब्लॉक कर दें या बंद कर दें। इनके पास ये राइट नहीं है। पर हाँ, एक ज़रूरी होता है, एक अच्छी बात है कि हमारी जो वेबसाइट हम डेवलप कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो वो मैक्सिमम W3 स्टैंडर्ड पे हो। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें थी जो हम इसमें कर रहे हैं। चलो आगे चल रहे हैं। डोमेन, जिसकी हमने बात करी कि नाम, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो वो उसका पहला स्टेप ये होता है कि वो अपनी कंपनी का नाम क्या रखेगा। फिर उस नाम को लेके रजिस्टर्ड करवाता है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि आजकल वैसे भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई बिजनेस को लेते हुए।
तो जाहिर सी बात है, आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो आप टैक्स पेयर भी होना चाहिए, आपका नाम भी होना चाहिए, और वो नाम गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो सेकंड स्टेप फिर आता है कि वो आप फिजिकल ऑफिस कहाँ बनाएगा, या फैक्ट्री लगा रहे हैं तो फैक्ट्री कहाँ पे होगी जहाँ पे लोग आएंगे काम करेंगे। बिल्कुल वेबसाइट में भी यही होता है, सॉफ्टवेयर को डोमेन नेम की जरूरत नहीं होती है, वेबसाइट को डोमेन नेम की जरूरत होती है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी कंपनी का नाम है पार्क सर्विसेज, तो मैं पहले सर्च करूंगा कि parkservices.com अगर अवेलेबल है तो सही है, नहीं है तो मैं डॉट पी के ले सकता हूँ, डॉट कॉम डॉट पी के ले सकता हूँ। इसी तरीके से आप अपने काम के हिसाब से अपना डोमेन लेते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी डॉट ओ आर जी लेती हैं ज़्यादातर, गवर्नमेंट पे डॉट जी ओ वी चल रही होती हैं, चैनल्स डॉट टी वी पे चल रहे होते हैं, एजुकेशन वाले जो होता है वो डॉट ई डी यू पे चल रहे होते हैं। तो मस्ट नहीं है, आपकी चॉइस पे होता है। अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो आप अपने डोमेन को चेंज कर सकते हैं एक्सटेंशन के साथ। तो अगर हम बात करें व्हाट इज डोमेन, तो हम जैसे हमने कहा डोमेन नेम आपकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, जिसके पीछे आपके आईपी एड्रेसेस चल रहे होते हैं, जिसे हम डोमेन नेम सर्विसेज कहते हैं, जो डीएनएस बेस्ड सिस्टम पे चल रहे होते हैं। वेब होस्टिंग, अब हमने डोमेन तो परचेज कर लिया, या आप गोडैडी, होस्टिंगर और ब्लूहोस्ट, domain.com, यहाँ से आप ले सकते हैं, यहीं से आपको होस्टिंग भी मिल जाएगी। होस्टिंग वो जगह होती है जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को रन करेंगे, अपलोड करेंगे। मतलब मेरे और आपके घर से तो वेबसाइट नहीं चलेगी 24 घंटे 7 दिन। तो हम एक स्पेस ले लेते हैं सर्वर पे, जिसे हम वेब सर्वर कहते हैं, और उस पर वेबसाइट अपलोड करते हैं, और बहुत सारे यूजर्स आते हैं, वो हमारा डोमेन नेम टाइप करते हैं, और वहाँ से सर्वर से वो वेबसाइट रीडायरेक्ट हो रही होती है। तो हम हमारे पास क्योंकि सर्वर राइट्स होते हैं, तो वेबसाइट में कोई भी चेंजेस करनी हो, कुछ भी अपडेट करना हो, तो वो हम कर रहे होते हैं। तो होस्टिंग ये है, जिसे हमने डिफाइन कर लिया। वेब सर्वर, पावरफुल कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर, ऐसा ऐसी जगह जहाँ से आपकी वेबसाइट फास्टली रन हो, 24/7 रन हो। ये सारी चीज़ें हमारे पास वेब सर्वर से रन होती हैं। मतलब सर्वर बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने सुना होगा डेटा सर्वर भी होता है, और वेबसाइट सर्वर भी होता है, आपके इंटरनेट के सर्वर होते हैं। वीडियो सर्वर में अगर आप देखें तो यूट्यूब जो है वो उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो सर्वर है। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप, अब बहुत बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो फिर अपना सर्वर भी बना लेती हैं, कि आप परचेज कर लेती हैं, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनका डेटा जो है वो इंटरनेट पे ना जाए, उन्हीं के पास रहे। तो वेब सर्वर है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्राउज़र की, जो कि हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अगर हमने वेबसाइट बना ली है, बनवा ली है, और अगर वेब ब्राउज़र ही नहीं होता तो चलता किस पे। तो इसके बारे में तो खैर सभी जानते हैं, जिसमें गूगल क्रोम भी है, फायरफॉक्स भी है, ओपरा भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, ये सारे शामिल हैं। तो बेसिकली ब्राउज़र का काम होता क्या है, सॉफ्टवेयर में डेस्कटॉप एप्लीकेशन में तो हमें ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं होती है, हम तो सिर्फ डेस्कटॉप पे अपने एप्लीकेशन के आइकन पे डबल क्लिक कर देते हैं तो वो रन हो जाता है। पर वेबसाइट में उसको रन करने के लिए हम ब्राउज़र चाहिए। ब्राउज़र काम ये करता है, जो आपका HTML कोड होता है उसको कन्वर्ट कर देता है व्यू में, मतलब उसको एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में ले आता है। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट्स की टाइप्स होती हैं, सॉफ्टवेयर्स की कोई खास टाइप नहीं होती है, कैटेगरीज हो जाती हैं उसमें। सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही टाइप पे होता है, पर वेबसाइट की दो टाइप्स होती हैं। एक स्टैटिक वेबसाइट होती है और उस दूसरी डायनामिक वेबसाइट होती है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो स्टैटिक वेबसाइट की अगर हम बात करें तो जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूलों से ये पढ़ाया जा रहा होता है कि बेटा स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिस पे कोई अपडेट ना हो, जिस पे कोई एनिमेशन ना हो, जो जैसी हो वैसी हो। तो कुछ जगहों पे अब थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है, बाकी अभी भी वही पुरानी डेफिनेशन चल रही है जो कि गलत होती थी। तो उस वक्त भी अगर कोई कहता था तो गलत कहता था, अब भी अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। स्टैटिक वेबसाइट में अपडेट भी हो सकती है, एनिमेशन भी हो सकती है,
वीडियो भी चल सकती है। वो बस स्टैटिक इस वजह से होती है कि उस पर डेटाबेस नहीं होती है, उसको यूजर देखने वाला उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, उस पर अपने कमेंट नहीं कर सकता, उस पर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता, इस वजह से वो स्टैटिक है। स्टैटिक वेबसाइट बनती किन किन चीज़ों पे है, जो उसका फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्ट्रक्चर होता है वो किस पे होता है। तो HTML5 चाहिए होती है, CSS3 चाहिए होती है जो कि उसकी स्टाइल शीट या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होती है, जावा स्क्रिप्ट की नीड होती है, जे क्यूरी और रिस्पॉन्सिव जो आप बूटस्ट्रैप है जो कि आपकी डिवाइस फ्रेंडली बनाता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो डेस्कटॉप पे भी ओपन हो, मोबाइल पे भी ओपन हो और स्मार्ट टीवी पे भी ओपन हो। तो स्ट्रक्चर के हवाले से HTML जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और इसकी रिप्लेसमेंट आज तक नहीं हुई, इसके वर्जन चेंज होते रहे। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ़र्क इतना ही होता है जितना इस ज़मीन से आसमान में है। तो अक्सर जगहों पे कोई कह देते हैं कि यार एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। लैंग्वेज कभी भी प्रोसेस नहीं होती है, कंपाइल नहीं होती है। मतलब अगर आप HTML में 2+2 कर दें तो कभी भी वो आंसर नहीं देगा। पर अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जावा स्क्रिप्ट, सी लैंग्वेज, पाइथन या दूसरी लैंग्वेजेस की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो वो ये काम कर सकती हैं। तो HTML का काम सिर्फ ये होता है कि पेज डिजाइनिंग के हवाले से जो कि ब्राउजर पे अपना व्यू दे सके, तो ये टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है। बेसिक फाइल एक्सटेंशंस की अगर हम बात करें तो डॉट एच टी एम तो खत्म हो गया, अब डॉट HTML ही चल रहा है। 1980 में पहली दफ़ा बनाया था टिम बर्नर्स ली ने, और सन कंपनी जो कि एक एटॉमिक रिसर्च न्यूक्लियर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका रिसर्च डॉक्यूमेंट इन्हें पब्लिक करना था। तो उसके लिए HTML डेवलप की गई। 1991 में इनका इंतकाल हो गया। फिर ये जाहिर सी बात है, फिर इस पर दूसरे लोगों ने काम शुरू करा और ये मुख्तलिफ ईयर्स में अपडेट भी होती गई। मार्कअप लैंग्वेज का काम ये था कि एक तो ब्राउज़र पे चले, दूसरा ये कि कंपोज हो सके टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो वगैरह वगैरह। अगर इसकी टाइमलाइन की बात करें वर्जन बेस, तो 1995 में 2.0 आया। उस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो IETF थी जो HTML डेवलप करती थी। 1997 में जब 3.2 आया तो ये पहली दफ़ा W3 की रिकमेंडेशन के साथ आया। उसके बाद 1997 में 4 आया, और 4 बहुत अरसे चला। सबसे ज़्यादा कोई वर्जन चला है तो वो 4 चला है और अभी तक चलता है। तो 4 है। 2008 में HTML5 डेवलप होना शुरू हुआ और कहा गया कि 2013 में 2013 में कंप्लीट होगा। 2013 में कहा गया है कि 2018 में कंप्लीट हुआ होगा। तो मतलब इसे 10 साल लगे कंप्लीट होने में, और अब इसकी अपडेट आती है। वजह क्या थी, क्यों इतना 10 साल लगा? इसका रीज़न अभी पता लग जाता है, क्योंकि ये रिप्लेस कर रही थी HTML4 को और XHTML जो कि एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी। इन दोनों को रिप्लेस कर रही थी। प्लस ये कि इसमें और भी फीचर्स के साथ ये भी था कि वेबसाइट के लिए आपको कोई थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल ना करना पड़े। तो ये था, ग्राफिक्स की सपोर्ट हो, म्यूजिक हो, मूवीज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, ये सारी चीज़ों के साथ आपकी वेबसाइट की जो सबसे बड़ी थी नीड, वो ये थी कि अब आपकी वेबसाइट खाली PC पे नहीं, टैबलेट, स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पे भी चलती है। तो सपोर्ट के हवाले से इस वजह से इन्हें ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि डिवाइसेस तेज़ी से अपडेट हो रही थी और बन रही थी। डायनामिक वेबसाइट की बात करें तो जब वेबसाइट स्टैटिक हो जाती है तो फिर उसको बाद में डायनामिक किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि इसमें डेटाबेस इन्वॉल्व हो जाती है, यानी कि अब यूज़र आके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, वो कोई प्रोडक्ट अपलोड भी कर सकता है, परचेज भी कर सकता है। जैसे E-कॉमर्स है, जैसे यूट्यूब है, वीडियो अपलोड भी करते हैं लोग, डाउनलोड भी करते हैं। सोशल नेटवर्क बेस्ड वेबसाइट है, ये सारी की सारी चीज़ें डायनेमिक हैं। डायनेमिक की सबसे बड़ी बात हमने कहा कि जहाँ डेटाबेस हो जाए, जहाँ पे यूज़र आके खुद कुछ काम, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। अब इनकी बहुत सारी एग्जांपल में, जैसे मैंने कहा कि E-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट ज़्यादा हैं डायनेमिक में,
फिर सोशल नेटवर्क बेस्ड वेबसाइट जो कि ख़ास तौर पे बनाई जाती हैं कि लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, अपना पोर्टफोलियो शो कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जो कि कंपनी बेस होता है। तो अब एज अ इंडिविजुअल और कंपनी बेस सारे ही लोग सोशल नेटवर्क यूज़ करते हैं। अगर हम पॉपुलर सोशल नेटवर्क की बात करें तो फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सारे आपके पास आपको पॉपुलर सोशल नेटवर्क टूल मिलते हैं। अगर इसके दूसरे हिस्से में जाएं तो अब आ जाते हैं तो इंटरनेट मार्केटिंग, जिसे अब हम कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का नाम भी दे दिया गया है। आपने अपनी सर्विसेज को मार्केट करना होता है, आपने अपनी स्किल्स को मार्केटिंग करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। तो अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो खत्म होती जा रही है, डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं वो ऊपर आ रही है। तो हर बड़ी कंपनी जो है वो अपनी मैक्सिमम सेल जो है वो अपने वेबसाइट से या अपने सोशल नेटवर्क से कर रही होती है। तो आप एक वेबसाइट बनाएं, उसको मार्केट करें, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या वो गूगल पे हो या वो आप किसी कमर्शियल के जरिए कर रहे हो, टीवी कमर्शियल के जरिए, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक पावरफुल टूल है। बाकी अगर हम ये बात करें तो ये रिप्लेस कर रहा है। अब रेडियो पे कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, न्यूज़पेपर आता नहीं है घरों पे, बहुत कम हो गया, और मैगजीन्स पे ऐड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रिप्लेस करके ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग ऊपर आ रही है। सोशल मीडिया एक और पावरफुल टूल है, जैसे हम अब से 2 स्लाइड से कहते हुए आ रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा सेल लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम से कर रहे हैं, वो शायद उनके फिजिकल स्टोर भी बहुत कम जगहों पे या कोई बहुत बड़ी ब्रांड जो कर रही हो तो कर रही हो। वरना ज़्यादातर लोग जो है जिनके आप ऑफिसेज नहीं देखते, जिनके आप स्टोर नहीं देखते, वो अपनी सेल सारी की सारी सोशल मीडिया पेजेस से कर रही है, जिसमें वो मैसेजेस करती हैं लोगों को, जिसमें वो मैसेजेस का जवाब देते हैं या रीडायरेक्ट करके अपनी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट चेकआउट करवाते हैं वहां से। तो ये एक और पॉपुलर टूल है। जॉब अपॉर्चुनिटी, अब अगर आप सॉफ्टवेयर करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के हवाले से डेवलप करते हैं जिसमें आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते हैं, उसके लिए आपको सी लैंग्वेज, सी शार्प, VB.NET, इस किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी होगी। तो आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी जगह जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेस में बन रही है, जो कि इंटरनेशनल, लोकल हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चैनल्स हैं वहाँ पे हो सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि इन तीनों जगह हायरिंग होती है, जाहिर सी बात है लोगों की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट चाहे वो वेब डिज़ाइनर हो या डेवलपर हो, कि उसको एक अच्छा डिज़ाइनिंग के हवाले से कॉन्सेप्ट हो। वेबसाइट में हम कहते हैं कि अगर उसे ग्राफिक्स के हवाले से कुछ चीज़ें जानता हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अब ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी आ गई है कि आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली और देखने में अच्छा हो, जो उसका लुक है वो बहुत अट्रैक्ट करे लोगों को। जिस तरह हम कहते हैं ना, विंडोज़ 10 में बड़ी चेंजेस आई हैं, या हम ये कहेंगे एडोब फोटोशॉप के वर्जन चेंजेस हुई हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अपने आप डिज़ाइन को चेंज करा, तो कहीं ना कहीं आपको डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के बारे में जानता हो, वेबसाइट या किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकता हो, कलर और ग्राफिक स्कीम के बारे में जानता हो, सॉलिड ट्रेनिंग हुई भी हो उसके उसकी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज हो किसी अच्छे टूल्स की, सर्टिफिकेट डिग्री हो उसके पास वेब डिज़ाइनर के तौर पे या सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे, तो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 15 to 30 thousand तक जा सकती है। तो एक इंटर्नी हम जो कहते हैं वो हायरिंग हो जाती है, या थोड़ा सा एक्सपीरियंस जिसका हो तो इस पे स्केल पे हायर हो जाता है। डेवलपर जो कि डायनामिक वेबसाइट बनाता है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए एज अ प्रोग्रामर, डेवलपर, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर जानता हो। उसकी भी जगह वही सॉफ्टवेयर हाउस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मल्टीनेशनल कंपनी। बस ज़रूरत उसको अपनी स्किल्स की है, जो स्किल्स चाहिए उसको अपनी लैंग्वेजेस के हवाले से हो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिस पे वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है उसके हवाले से उसको अच्छी खासी नॉलेज हो, क्लाइंट के साथ उसको इंटरेक्ट करना आता हो। अगर डायनेमिक पे जा रहे हैं तो उसको
ASP, PHP, .NET, JavaScript, C# या C लैंग्वेजेस का उसको पता हो। इसके साथ भी सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसकी स्टार्टिंग आपको इस पे स्केल पे मिल जाती है। उसके बाद लास्ट है फ्रीलांस। तो फ्रीलांसर पे स्किल ही आपकी जारी होती है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल होगा ऐसा कि कोई स्टूडेंट लेवल का बंदा फ्रीलांसर पे जाए और वो बहुत अच्छा ले ले। हाँ, उसको एक्सपीरियंस हो, उसके क्लाइंट्स हो, उसका इतनी नॉलेज हो प्रैक्टिकल लाइफ में, तो फिर उसको काम मिल सकता है। तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, ऐसी बेतहाशा वेबसाइट हैं जहाँ पे लोग अपने प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं और उसके हवाले से वो हायरिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक हमारा काम था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। Okay, so we will end this session. Let me know if you have any query. We are offering these courses as well, 1 year diplomas of Diploma Software Engineering and DIT. Feel free to contact Omni Academy. You can also visit our website and check the fee structure as well, and course content as well. Physical classes and online classes both are available. So let me know if you are interested in any one of you. Thank you so much. Allah Hafiz. Thanks for attending our workshop. Thank you, Allah Hafiz. ऑफिस